नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PCM एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भौतिकी का प्रयोजन और उत्तेजना क्या होता है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने भौतिकी क्या है इसके बारे में जाना और एकीकरण और न्यूनीकरण क्या होता है इसके बारे में जाना। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। दोस्तों, यह हमारी तीसरी वीडियो है। इसके पहले की दोनों वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो ज़रूर इसको देखिए, तब आप इसको देखिए, तब आपको यह ज़्यादा समझ में आएगा। उन दोनों वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना मतलब प्रोग्रेस एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब जो फिजिक्स मतलब जो भौतिकी होता है उसके उत्साह। प्रोग्रेस मतलब उन्नति होती है, प्रोग्रेस उन्नति, तथा एक्साइटमेंट मतलब प्रेरित। जो उसकी उन्नति किस प्रकार से उसकी उन्नति हुई और वह हमें किस प्रकार से प्रेरित करती है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो के देखने के बाद कुछ इसके प्रति प्रेरित होने लगेंगे कि मतलब ये बहुत एक्साइटमेंट करेगा आपको, बहुत आप एक्साइट होंगे इसके प्रति, इसके पढ़ने के प्रति। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इस टॉपिक को पूरा अच्छी तरह से देखिए। इस टॉपिक को देखने के बाद आप इसके प्रति उत्साहित जरूर होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना है। इसमें आप सबसे पहले ये जानिए कि जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र होता है में दो प्रकार का कार्य क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, जो भौतिकी होता है इसमें दो प्रकार का कार्य क्षेत्र होता है। एक जो होता है स्थूल होता है और एक जो होता है सूक्ष्म होता है। मतलब एक में हम जो होते हैं बड़े बड़े आकार के पिंडों, मतलब जो कोई पिंड होता है उसके समग्र पूरे आकार के बारे में, मतलब उसकी पूरी गति के बारे में, उसके पूरे गति को एक ही बार में हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो उसका सूक्ष्म भौतिकी होता है दोस्तों, या सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र आप कह सकते हैं, या सूक्ष्म भौतिकी कह सकते हैं, स्थूल भौतिकी कह सकते हैं। तो जो सूक्ष्म भौतिकी होता है उसमें हम वस्तुओं के छोटे छोटे कणों के रूप में, मतलब उसके परमाणुओं के रूप में, अणुओं के रूप में उसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो आप इसमें देखिए, जो भौतिकी होता है दो प्रकार के कार्य क्षेत्र होता है। दोस्तों, आप कार्य क्षेत्र को क्या मतलब, कार्य क्षेत्र मतलब दोस्तों कार्य कैसे किया जाता है। भौतिकी में दो प्रकार से कार्य किया जाता है। एक तो बड़े बड़े आकार के पिंडों के को जानने के लिए कैसे, मतलब इसकी गति कैसे होती है, इसके मतलब व्यवहार कैसे होते हैं, इसके अवयवी गुणों को जानने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उस जो जिस क्षेत्र में कार्य होता है उसे कार्य क्षेत्र कहते हैं। तो पहला जो कार्य क्षेत्र होता है दोस्तों स्थूल भौतिकी। ये दोस्तों पहला कार्य क्षेत्र होता है। दूसरा जो होता है इसका, ये होता है सूक्ष्म भौतिकी। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने आपको अभी बताया जो कार्य क्षेत्र होता है मतलब किस प्रकार से कार्य किया जाता है। जो इसमें स्थूल भौतिकी होता है इसमें वस्तु के बड़े पिंडों को जानने के बारे में उसके ऊपर कार्य किया जाता है। मतलब समग्र पिंड के बारे में ही एक ही बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम। जो उसकी गति को जानते हैं तो उसकी गति को इस प्रकार से जानते हैं कि पूरे पिंड को जो होता है एक कण मान लेते हैं। जो स्थूल भौतिकी होता है इसमें हम जो आप पढ़ेंगे स्थूल भौतिकी में न्यूटन के नियमों का, न्यूटन ने अपने नियम को दिया बहुत है इसमें, यांत्रिकी, प्रकाश की, विद्युत गति की और ऊष्मागत की, ये सब आप स्थूल भौतिकी में ही जानेंगे। तो अभी हम आपको वो सब बताएंगे क्या होता है स्थूल भौतिकी और ऊष्मागत की क्या होता है, यांत्रिकी क्या होता है। दोस्तों, ये सब ये वीडियो देखने के बाद आप ये सब जान जाएंगे। दोस्तों, ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब 12 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये तो जानना ज़रूरी है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं, मतलब जो हम चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आता है। हम न्यूटन के नियम को पढ़ रहे हैं, ये भौतिकी के किस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये किन उपविषयों के अंतर्गत आता है। अभी दोस्तों इसके अंदर में भी कुछ विषय होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए हमारा भौतिकी है, ये विज्ञान के अंतर्गत विषय होता है ना, उसी प्रकार से जब आप स्थूल भौतिकी पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत भी कुछ उप विषय होते हैं। ठीक, वो सब हम आपको बताएंगे। तो पहले देखते हैं दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये पहला कार्य क्षेत्र होता है स्थूल भौतिकी वाला और जो दूसरा होता है सूक्ष्म भौतिकी वाला, ये तो आप जाने ही हैं मतलब क्या होता है स्थूल भौतिकी और क्या होता है सूक्ष्म भौतिकी। एक बार हम फिर से आपको बता दें, जो स्थूल भौतिकी होता है इसमें जो वस्तु होता है जैसे पिंड, जैसे मुझे मान लीजिए आप लोग मेरे, यदि जो स्थूल भौतिकी में यदि आप मेरे ऊपर आप लोग प्रयोग करेंगे तो मुझे एक कण के रूप में मान लेंगे, मतलब मुझे पूरे एक कण के रूप में मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब उसके बाद मेरे
सभी प्रकार के अवयव, गुणों, संघटनाओं, ये सब इन सभी पर प्रयोग करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। लेकिन जो सूक्ष्म भौतिकी होता है दोस्तों, इसमें किसी एक प्रेक्षित बिंदु को, मतलब छोटे छोटे अणुगति सिद्धांत, मतलब सभी अणुओं के रूप में मेरे बारे में जानने की प्रयास की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी को दोस्तों हम लोग सन्निकटन कहते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे क्या कहते हैं। टॉपिक आप पढ़ेंगे सन्निकटन। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सन्निकटन, जिसको भी हम अभी आपको बताएंगे आगे। बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये सब। तो दोस्तों आप ये दोनों जान गए। ठीक दोस्तों, इन दोनों के अलावा भी जो हमारे मतलब हाल ही के खोजों ने यह बताया है, इन दोनों के अलावा भी एक प्रकार की भौतिकी का कार्य क्षेत्र आप कह सकते हैं। मतलब हमने आपको पहले बताया स्थूल भौतिकी का कार्य क्षेत्र होता है और सूक्ष्म भौतिकी का कार्य क्षेत्र होता है। लेकिन दोस्तों हाल ही के कुछ खोजों के परिमाणों या परिणामों ने बताया है कि जो भौतिकी होता है इसमें एक प्रकार की और मतलब जो इसमें तो देखिए सभी बड़े बड़े पिंडों को जानते हैं ना, और जो सूक्ष्म भौतिकी है इसमें सभी छोटे छोटे पिंडों के बारे में जानते हैं। इसके इन दोनों के बीच का जो कार्य क्षेत्र होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में भी कुछ कार्य क्षेत्र होता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, भौतिकी। इसके बारे में दोस्तों अभी हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे। इसको आप इस तरह से जान सकते हैं, जो स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी के बीच का जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र होता है उसे मध्याकार भौतिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम आप इसमें बता दें, इसमें आप 10 अणुओं या परमाणुओं से लेकर के 100 अणुओं या परमाणुओं के रूप में उस पदार्थ के बारे में हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। मतलब ये कोई पदार्थ है, इसके हम 100 अणु या 10 अणु से लेकर के 100 अणु को ले लेंगे, उसके बाद उन सभी अणुओं को मिला करके उसके बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसको यदि हम प्राप्त करना चाहेंगे वो कहलाएगा हमारा मध्याकार भौतिकी। दोस्तों आपको हम ये बता दें, जो स्थूल भौतिकी होता है इसमें हम लोग प्रयोगशाला के रूप में, जो प्रयोगशाला में किया जाता है प्रयोग, उससे जो परिमाण उत्पन्न होते हैं उसे हम स्थूल भौतिकी में लिखते हैं। ज़्यादातर स्थूल भौतिकी में आता है। और जो प्रयोग मतलब आकाशगंगा हो गया, कोई नए नए पहाड़ों की नाप आप जो होती है, मतलब जो बड़े बड़े आकार के, हमने आपको बताया, आप समझ सकते हो उतना, वो जो होता है स्थूल भौतिकी। आत्मा सूक्ष्म में मतलब जो परमाणुओं होती हैं, नाभिक का आकार होता है। ठीक, सूक्ष्म में नाभिक का आकार हो गया, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों जो है ये सब हम पढ़ते हैं। जो क्वांटम सिद्धांत हम पढ़ते हैं दोस्तों, वो सूक्ष्म भौतिकी में आता है। लेकिन दोस्तों सूक्ष्म भौतिकी में क्वांटम सिद्धांत आता क्यों है, इस क्वांटम सिद्धांत का उद्भव कैसे हुआ, दोस्तों ये सब आप लोग पढ़ने को, बहुत से लोग पढ़ लेते हैं कि क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। लेकिन दोस्तों जब आप अच्छी तरह से जानते रहेंगे कि क्वांटम सिद्धांत को हम पढ़ते क्यों हैं, किस तरह से क्वांटम सिद्धांत की ज़रूरत हुई हमें ना, सूक्ष्म भौतिकी के अलावा हमें मध्याकार भौतिकी की आवश्यकता क्यों हुई, ये सब दोस्तों आगे आप जानेंगे। अभी केवल ये हमने आपको बताया कि जो पहला चैप्टर है केवल बेसिक है। ये सभी आप जो छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम आपको बताएंगे ऊष्मागतिकी क्या है, यांत्रिकी क्या है, विद्युत गतिकी क्या है, ठीक, प्रकाश की क्या है, ये सब अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद अब आने वाली कक्षाओं में क्या, इसी कक्षा में, कक्षा 11 में ही और 12 में भी, कक्षा 11 और 12 में मिलाकर जो यांत्रिकी है, इन सभी को 11 में दोस्तों आप केवल, जो कक्षा 11 है दोस्तों, इसमें आप केवल यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्मागतिकी पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों जब 12 में आप पहुंच जाते हैं, 12 में, इसको 11 कर लीजिए, 12 में आप पढ़ेंगे प्रकाश की, फिर आप पढ़ेंगे विद्युत गतिकी। ठीक है दोस्तों, विद्युत गतिकी। तो दोस्तों ये सब आप जब जानते रहेंगे अच्छी तरह से, तो आपको पढ़ने में भी एक एक्साइटमेंट आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, जो हमारे टॉपिक का नाम है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। मतलब भौतिकी का उन्नति किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से ये आपको प्रेरित करती है इसको पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के कारण आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो स्थूल भौतिकी होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से उपविषय आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये बताते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, जो स्थूल भौतिकी होता है दोस्तों, मध्याकार भौतिकी हम नहीं लिखे ना, तीसरा हम लिख दे रहे हैं मध्याकार भौतिकी। दोस्तों ये अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, इसका अभी जल्द ही में खोज हुआ है, इसलिए दोस्तों आगे जब इसका खोज और हो जाएगा तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम मध्याकार भौतिकी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, केवल आप इतना जानने के लिए इतना ध्यान रख सकते हैं कि कोई भौतिकी मध्याकार भौतिकी भी होती है। ठीक है दोस्तों, जो स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी का क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मुझे बताना नहीं है, केवल हम आपको स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी के बारे में ही बताएंगे। तो दोस्तों जो स्थूल भौतिकी होता है हमने आपको समझा दिया कैसे होता है ना, केवल हम बता दें कि इसके उपविषय क्या होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने बताया यांत्रिकी जो दोस्तों है, ठीक, उष्मागतिकी जो है, उष्मागतिकी जो है, और प्रकाशिकी लिखा जाता है दोस्तों, प्रकाशिकी हो गया, और क्या कहा जाता है उसे, हाँ, विद्युत गतिकी। दोस्तों ये सभी जो टॉपिक हैं, ये जो उष्मागतिकी है दोस्तों, ये कुछ 18वीं शताब्दी के कुछ साल के बाद में आया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी दोस्तों इन सभी को जो स्थूल भौतिकी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, चिरसम्मत भौतिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। इसको हम चिरसम्मत भौतिकी भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत पुरानी है। जो यांत्रिकी है दोस्तों, न्यूटन ने अपना नियम कब दिया था, 1665 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में दोस्तों, इतनी पहले की बात है दोस्तों, 300-400 साल पहले की बात। ठीक, इसलिए दोस्तों हम लोग इसको चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें यांत्रिकी क्या होता है, उष्मागतिकी क्या होता है, प्रकाशिकी क्या होता है, विद्युत गतिकी क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों, आप इसको जानने के लिए बहुत उत्साहित होंगे, बहुत प्रेरित होंगे, क्योंकि जो भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, क्योंकि हम इस टॉपिक का नाम ही जब ऐसा है, तो आप लोग के अंदर भी कुछ ऐसी भावनाएं होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए देर न करते हुए हम आपको बताते हैं यांत्रिकी क्या होता है। तो दोस्तों यांत्रिकी देखिए, जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको बताया, इसको दोस्तों इंग्लिश में, आप केवल हिंदी में मैकेनिक्स ही कहते हैं शायद यांत्रिकी को। तो दोस्तों यांत्रिकी जो होता है, ये देखिए हमने अभी आपको बताया कि ये जो है चिरसम्मत भौतिकी है। ठीक दोस्तों, जो यांत्रिकी है ऐसा उपविषय है, ठीक, जो स्थूल भौतिकी कार्य क्षेत्र का ऐसा उपविषय है जिसमें केवल दोस्तों हम न्यूटन के दिए गए नियमों को, ठीक, और गुरुत्वाकर्षण के नियम को, आप केवल बात को सुनिए, उसके अंतर्गत हम लिख दें सभी को। ठीक है दोस्तों, पहले हम लिख दें। देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया यांत्रिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यांत्रिकी में हम इसके अंतर्गत न्यूटन के गति विषयक नियमों, गुरुत्वाकर्षण के नियमों, पिंड तथा कणों की विरूपण, जैसे जो विरूपण है दोस्तों, आप कक्षा 11 में यदि हैं इस समय ना, तो दोस्तों आप कक्षा 11 का जो फिजिक्स का दूसरे भाग का जो भागखंड खा का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, उसमें आप पढ़ेंगे प्रत्यास्थता। तो दोस्तों आप जान गए हैं अब कि जो प्रत्यास्था रहेगा वो यांत्रिकी का ही भाग है। ठीक, उसको हम यांत्रिकी के द्वारा ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यांत्रिकी देखिए दोस्तों, इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों इतना मुख्य होता है पिंडों की संतुलन अथवा संतुलन में गति। जो संतुलन होगी, संतुलन में गति कैसा होता है दोस्तों, इसको भी आप सेकंड चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जल में तरंगों का संचरण, ये भी आप सेकंड चैप्टर में, सेकंड भाग में पढ़ेंगे। वायु में तरंगों का संचरण, प्रत्यास्थता क्या होता है, साम्यावस्था क्या होता है, रॉकेट लोदन क्या होता है, ये सभी दोस्तों आप किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, यांत्रिकी के द्वारा। तो दोस्तों ये सब जो होंगे, ये सभी जो उपविषय हैं, जहाँ पर न्यूटन के नियमों का, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का, प्रत्यास्थता का, साम्यावस्था का, ये सब आप जहाँ पर भी देखिएगा तुरंत आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो है यांत्रिकी से अंतर्गत पढ़ाया जाता है। ठीक, और ये जो है एक चिरसम्मत भौतिकी है। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप लोग एकदम डिटेल से, एकदम शुरू से जानने के लिए मतलब उतना जानकार हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों यांत्रिकी हो गया। ठीक, अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या होता है दूसरे नंबर का हमारा उष्मागतिकी क्या होता है।
दोस्तों ऊष्मागतिकी को बताने से पहले हम आपको बताएंगे क्या प्रकाशिकी क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाशिकी। दोस्तों इसमें आप किरण प्रकाश की पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे। ये जो दोस्तों प्रकाश की है, सबसे पहले हम आपको बता दें जो प्रकाश की होता है ये आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। 11 में आप केवल क्या पढ़ेंगे, यांत्रिकी पढ़ेंगे और ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे। ये दोनों जो है कक्षा 11 के सिलेबस में पढ़ा जाता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों 16 चैप्टर हैं कक्षा 11 में, 16 या 15 ऐसे कुछ चैप्टर हैं। ये सभी केवल दोस्तों यांत्रिकी से और ऊष्मागतिकी से ही लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल यही 2 प्रकार के विषय हैं। कुछ और भी अन्य हैं जो हमारे, लेकिन दोस्तों जो स्थूल भौतिकी के अंतर्गत से जो 2 विषय लिए जाते हैं, स्थूल भौतिकी के अंतर्गत से हम केवल कक्षा 11 में यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत से भी हम कुछ चैप्टर को पढ़ते हैं, उसको अभी हम आगे जानेंगे, वीडियो अभी बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रकाश की क्या होता है। प्रकाश की दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है ना, नेत्र के बारे में बात करेंगे, नेत्र से हम वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं। ठीक, प्रकाशिकी में दोस्तों, प्रकाशिकी में आप भिन्न भिन्न प्रकार के मानव यंत्रों या नेत्र यंत्रों, प्रकाशिक यंत्रों ना, किस प्रकार से जो सूक्ष्मदर्शी हुई उसका निर्माण कैसे हुआ, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सब दोस्तों आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रकाशिकी के अंतर्गत। दोस्तों मेरे ख्याल से इसके अंतर्गत ज़्यादा बताना जरूरी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि प्रकाशिकी में आप प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं कक्षा के 12 में आप यदि आप हों तो आप देखेंगे कक्षा 12 के जो है पहला दूसरा भाग है पूरा प्रकाश के से ही अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, आप उसमें पढ़ेंगे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब जो आप पढ़ेंगे, हाइगेंस का नियम, ये सब जो सभी हैं ये सब दोस्तों कि प्रकाशिकी के अंतर्गत ही आता है। हम दोस्तों आपको ये बता दें जो प्रकाशिकी होता है दोस्तों, इसके भी 2 उपविषय होते हैं। जो पहला होता है दोस्तों ये होता है किरण प्रकाश की, और दूसरा जो होता है वो होता है तरंग प्रकाश की। दोस्तों किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, सबसे पहले दोस्तों जो हमारा आया था वो आया था किरण प्रकाश की। ठीक दोस्तों, जो किरण प्रकाश की पे हमने एक वीडियो बनाया है वो है कलिका का सिद्धांत, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको न्यूटन ने दिया था, बहुत पहले की बात थी ये भी। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर उसको भी देखिए। वो भी दोस्तों बेसिक है, कक्षा 12 के 2य चैप्टर का प्रकाशिकी का बेसिक है दोस्तों, वो भी आपका मजबूत कर देगा। यदि आप 12 में ना हो कोई बात नहीं है, आप 11 में हैं तो केवल यही पढ़िए, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यदि जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और तरंग प्रकाशिकी में भी दोस्तों हम वीडियो बनाएंगे, उसको भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे, उसके भी बेसिक को, क्योंकि दोस्तों हम 11 और 12 को एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों अब आप जान गए होंगे प्रकाशिकी क्या होता है। जो कि तरंग प्रकाशिकी होता है दोस्तों, इसमें आप क्वांटम सिद्धांत को, ठीक, हाइगेंस के नियम को, इसी प्रकार से दोस्तों आप उसको तरंग के रूप में, प्रकाश को आप तरंग के रूप में इसमें पढ़ेंगे, इसमें आप प्रकाश को कणों के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं प्रकाश की। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप प्रकाश की समझ गए हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे क्या होता है विद्युत गतिकी। ऊष्मागतिकी को भी हम बाद में जानेंगे, क्यों जानेंगे बाद में, उसका भी कोई रीजन होता है। नहीं, चलिए देखिए ऊष्मागतिकी हम जान जाते हैं। ऊष्मागतिकी ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों जो ऊष्मागतिकी होता है हम आपको बता दें कि ऊष्मागतिकी और यांत्रिकी के बीच में कुछ संबंध है दोस्तों। यांत्रिकी में आप पढ़ते हैं, यांत्रिकी में आप उसके पूरे अवयवों के बारे में, पूरे पिंडों के बारे में जानते हैं ना, यांत्रिकी में आप उसके कणों के बारे में जानते हैं ना। लेकिन दोस्तों जो ऊष्मागतिकी होता है, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो अंतर है ये है कि जो आप उसका ऊष्मागतिकी में आप जो कोई पिंड होता है उसके एक जो उसका मुख्य बिंदु होता है, आप कह सकते हैं कि जो उसका, जैसे देखिए दोस्तों ये जो कोई मार्कर है ना, यहाँ पर हम पकड़ते हैं तो इधर ज़्यादा भार हो जा रहा है, बीच में जो पकड़ते हैं ये देखिए बराबर हो गया ना। इस प्रकार से दोस्तों उसके जो बीच का एकदम जो
संतुलित की स्थिति में जो कण होता है उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें दोस्तों आप ऊष्मा इंजन हो गया, मुख्य रूप से आप इसमें ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे, द्वितीय नियम पढ़ेंगे, तृतीय नियम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप फिजिक्स में तो तृतीय नियम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों आप केमिस्ट्री में भी तृतीय नियम पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, ये जो ऊष्मागतिकी है ये कक्षा 11 के केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, लेकिन दोस्तों दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है, वो सभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ऊष्मागतिकी में दोस्तों आप ऊष्मा के विषय में, एंट्रोपी के विषय में, ठीक है दोस्तों, ये सब आप जानेंगे। किसमें? ऊष्मागतिकी के विषय में। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा में ऊर्जा के परिवर्तन को पढ़ेंगे आप, उसकी गति के परिवर्तन को पढ़ेंगे, ठीक। ऊष्मा किस प्रकार से एक पिंड से दूसरे पिंड में गति करती है, एक पिंड से दूसरे पिंड में जाती है, ये सब आप किसमें पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ऊष्मागतिकी भी हो गया क्लियर आपको। अब हम बताएंगे आपको क्या होता है विद्युत गतिकी, क्या होता है। बारी है क्या? विद्युत गतिकी। तो देखिए दोस्तों, जो विद्युत गतिकी होता है, विद्युत गतिकी, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दोस्तों जो अभी हमने आपको प्रकाश की बताया और विद्युत गतिकी बताया, ये दोनों कक्षा 12 के टॉपिक हैं, ठीक। ये भी आप लोग कक्षा, देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि 12 में जो होता है 11 से रिलेटेड नहीं आता है। तो दोस्तों आप खुद ही सोच कर देखिए, यदि 12 से रिलेटेड 11 का नहीं होता तो क्यों जो हम लोग इसमें प्रकाशिकी को बताता है, जो बेसिक इसका प्रकाशिकी को 11 में ही तो बताता है, ठीक। मतलब 11 का जो बेसिक होता है प्रकाशिकी का, उसको तो हम लोग इसी में तो बता रहे हैं प्रकाशिकी क्या होता है, और जो विद्युत गतिकी होता है उसको भी हम कक्षा 11 में ही बताते हैं क्या होता है ना। तो इसका मतलब दोस्तों आपको सभी 11 और 12 को एकदम मजबूती से पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इससे आपका बेसिक और एडवांस सब एकदम मजबूत हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विद्युत गतिकी की। तो विद्युत गतिकी की दोस्तों इसमें आप आवेशों के बारे में जानेंगे, ठीक। आवेशों के बारे में आपने कुछ कक्षा 10 में पढ़ा होगा, ठीक। दोस्तों आपको हम बता दें, जो कक्षा 10 में आप पढ़ते हैं उसको आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं, लेकिन उसको और हाई लेवल में और एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। जो आप 9 में पढ़ते हैं उसको आप 11 में पढ़ते हैं, तो आप जानते ही होंगे ना। तो दोस्तों विद्युत गतिकी में आप विद्युत की गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जो आवेश होता है किस प्रकार से गति करता है, ठीक। इसमें भी दोस्तों इसका भी विस्तार बहुत बड़ा है। केवल आप यहाँ पर जान लीजिए, जो विद्युत गतिकी होता है इसमें आप आवेशों के प्रवाह के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। इसमें दोस्तों आप जो रेडियो तरंगे होती हैं ये किस प्रकार से समताप मंडल या आयन मंडल, दोस्तों आयन मंडल क्या होता है, आयन मंडल हमको बता दें। आयन मंडल, यहाँ पर दोस्तों एक टॉपिक आता है आयन मंडल। ये दोस्तों बहुत ही एक्साइटिंग है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आयन मंडल होता है ये, जैसे आप जानते हैं जो हमारा वायुमंडल है इसके बहुत सारे भिन्न भिन्न परतें हैं ना, मुख्य रूप से 5 परतें होती हैं। तो दोस्तों हमें परतों के बारे में नहीं जानना है, केवल हम जानना चाहते हैं कि जो मंडल होता है वायुमंडल में, जो आयन मंडल होता है ये कैसे होता है। देखिए दोस्तों, यदि आप पृथ्वी तल से 90 किलोमीटर के ऊपर से 300 किलोमीटर के बीच में, जैसे देखिए मान लीजिए दोस्तों एक पृथ्वी हो गया, ठीक ठीक, इससे यहाँ पर 90 किलोमीटर है, ये इतना क्या है 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर हो गया। इससे दोस्तों 300 किलोमीटर, ठीक, ये 300 किलोमीटर, ये जो 300 किलोमीटर बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं आयन मंडल। ये तो आप पहले जान गए कि 90 किलोमीटर से ऊपर तथा 90 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के बीच के जो मंडल होता है हमें उसको क्या कहते हैं आयन मंडल कहते हैं। दोस्तों इसको आयन मंडल कहते क्यों हैं दोस्तों, इससे आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब आयन मंडल कहा जाता है तो आप जानते हैं आयन क्या होता है ना। आयन जानते हैं आप, क्या 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है धन आयन, ठीक, और एक होता है ऋण आयन ना, आप ये जानते होंगे ऋण आयन धन आयन। तो दोस्तों जो आयन मंडल कहा जा रहा है इसको, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसमें आयन पाए जाते हैं ना, इसमें आवेशित कण पाए जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं जो आवेशित कण होता है इसी से धनायन और ऋणायन बनता है। जब आवेशित कणों की संख्या में कमी होती है तो हमारा धनायन बनता है, जब आवेशित कणों या इलेक्ट्रॉनों की में वृद्धि होती है तो हमारा क्या होता है ऋणायन बनता है। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि आयन मंडल समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें जो आयन मंडल होता है दोस्तों, इसमें रेडियो तरंगे जब जाती हैं, देखिए तो जब इसमें रेडियो तरंगे ऐसे जाती हैं आयन मंडल पे, तो इसमें आवेशित कण होने के कारण ये इसी टकरा करके वापस आ जाती है, ठीक है दोस्तों। रेडियो तरंगों को प्रवाह करने के लिए दोस्तों आयन मंडल बहुत उपयोगी होता है। ये किस प्रकार से उपयोग होता है आप किस में पढ़ेंगे कक्षा 12 में, क्योंकि दोस्तों हमने आपको अभी बताया जो विद्युत गतिकी होता है ये स्पेशली जो है कक्षा 12 का चैप्टर है,
या आप कक्षा 12 का भाग कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम भाग में जो होता है उसमें आप केवल विद्युत गतिकी के बारे में ही पढ़ते हैं। ये सब आप कक्षा 12 में पढ़ने के बाद अच्छी तरह से जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो तरंगों का जो हमने आपको बता दिया, रेडियो तरंगे ना, तो दोस्तों तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, ठीक, हमने सुना होगा रेडियो तरंगे, ठीक, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सब दोस्तों इसके बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें दोस्तों आप जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, किस प्रकार से जो प्रकाश होता है, प्रकाश को भी लोग एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये सब जानने के लिए दोस्तों हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, जल्दी अपलोड करेंगे। हो सकता है कि इसके बाद वाली वीडियो वही हो। ठीक है दोस्तों। अब आप दोस्तों जान गए हैं कि जो आयन मंडल होता है ये क्या होता है ना दोस्तों। इसकी एक खासियत और है, जो आयन मंडल में वायु होती है, जैसे दोस्तों आप जानते हैं जो वायुमंडल है हमारा, इसमें वायु होता है ना, ये वायुमंडल वायु से घिरा हुआ स्थान है ना। लेकिन दोस्तों आपको जानकर यह कुछ आश्चर्य लग सकता है कि जो आयन मंडल है दोस्तों, इसमें वायु बहुत कम है, और जो इसमें क्या है, ये जो हमारा नीचे का जो इसके क्षेत्र है जो केवल 90 किलोमीटर का है, जो इसकी रेंज केवल 90 किलोमीटर है, फिर भी दोस्तों इसमें जो है वायु इसका 300 गुना अधिक है। 300 नहीं दोस्तों, 100 गुना अधिक है। 100 गुना अधिक है, मतलब यदि यहाँ पर 4 वायु होगा, वैसे समझाने के लिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 400 होगा। ये दोस्तों एक बहुत ही एक्साइट वाली बात होती है। तो दोस्तों ये सब बताना हमें ज़रूरी लगा, इसलिए हमने आपको बता दिया। दोस्तों इसमें आप पढ़ेंगे रेडियो तरंगे जो होती हैं आयन मंडल से, रेडियो तरंगों की आयन मंडल में किस प्रकार से गति होती है, ठीक। और आप जानेंगे कि किस प्रकार से जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों आप विद्युत गतिकी में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों विद्युत गतिकी के लिए इतना ही दोस्तों। अब आप लोग कक्षा 12 में जानिएगा, इतना बहुत हो गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जब आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी दोस्तों ये वीडियो हम कक्षा 12 वाले को भी पढ़ने के लिए कहेंगे। ठीक है दोस्तों। ये वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूँ कक्षा 11 और 12 के दोनों के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों ये हमारा हो गया स्थिर भौतिकी का कार्य क्षेत्र हो गया, ठीक। अब दोस्तों हम बात करेंगे सूक्ष्म भौतिकी का। किसका बात करेंगे अब हम? सूक्ष्म भौतिकी का। सूक्ष्म भौतिकी में दोस्तों देखिए, जो सूक्ष्म भौतिकी होता है, इसमें हमने पहले ही आपको बताया कि जो इसमें हम पदार्थ के छोटे छोटे कणों, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसको आप कक्षा 11 की केमिस्ट्री में अच्छी तरह से भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। लेकिन दोस्तों फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है सूक्ष्म भौतिकी को, ठीक। आप जो कक्षा 11 में जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसमें आप एक पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दोस्तों आप जितना फिजिकल केमिस्ट्री आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो सभी आपको 12 में मिलेगा। ठीक है दोस्तों। इसलिए आप जो कक्षा 11 का केमिस्ट्री है दोस्तों, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री सभी लोग कहते हैं, उसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। वैसे दोस्तों हम पढ़ाने वाले हैं, हम आपको अच्छी तरह से ही पढ़ाएंगे, केवल आपको हमारा साथ देना होगा, अच्छी तरह से आपको भी पढ़ना होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बताते हैं सूक्ष्म भौतिकी क्या होता है। सूक्ष्म भौतिकी में दोस्तों हमने जैसा कि आपको अभी बताया कि जो होता है, इसमें हम छोटे छोटे पदार्थ के कणों के बारे में, ठीक, उसकी परमाणुविक संरचनाओं के बारे में, किस प्रकार से उसके परमाणु की संरचना होती है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके या न्यूट्रॉन मिल करके नाभिक की संरचना बनाते हैं, ये सब दोस्तों हम पढ़ते हैं। परमाणु कैसे होता है, ये सब दोस्तों आप जो पढ़ेंगे इसको कहते हैं हम सूक्ष्म भौतिकी। ठीक है दोस्तों। जो सूक्ष्म भौतिकी होता है दोस्तों, इसमें हम न्यूटन के नियमों को लागू नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी एक खासियत और है, ये जो नियम है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। क्योंकि दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है 18वीं शताब्दी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद जो हुआ, इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ। अभी दोस्तों हम बताएंगे जो भौतिकी है, इसका विकास आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के बाद बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसका कारण है, इसको भी हम आज बताएंगे। यही सब दोस्तों जब आप कारण को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो जो भौतिकी होता है आपको कुछ अच्छी लगने लगता है। पढ़ने वालों के लिए, ना पढ़ने वालों के लिए तो सब कुछ बोझ ही है। लेकिन दोस्तों हम उम्मीद करते हैं यदि आप अच्छी तरह से केवल थोड़ा ही मेहनत करेंगे तो अभी आपका लेवल कुछ ऊंचा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सूक्ष्म भौतिकी को आप मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी कुछ जानते हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि सूक्ष्म भौतिकी केवल 18वीं शताब्दी के बाद से ही आया, ये उसके पहले से ही है, क्योंकि सबसे पहले आप सूक्ष्म भौतिकी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें आप जानेंगे तरंग सिद्धांत को, जो दोस्तों अभी हमने बताया प्रकाशिकी में, ठीक। जो प्रकाशिकी का कुछ भाग है वो सूक्ष्म भौतिकी से ही मिलकर बना है। लेकिन दोस्तों जो उसमें था
वो इसमें नहीं है। इसमें तरंग सिद्धांत आप पढ़ेंगे और उसमें भी आप तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, हमने आपको बताया था अभी। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे क्वांटम सिद्धांत क्या होता है ना, विकिरण क्या होता है, ये सब तो आप सब में पढ़ेंगे। क्वांटम सिद्धांत क्या है, ठीक। इसमें दोस्तों सूक्ष्म भौतिकी में आप उसके छोटी छोटी जो होता है ना, मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे अवयवों के बारे में, किस प्रकार से उसकी संरचना हुई, ये सब आप जानते हैं, ठीक। तो सूक्ष्म भौतिकी के बारे में आप तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। क्वांटम सिद्धांत, पूरा क्वांटम सिद्धांत ही जिसको आप कहते हैं विकिरण, क्वांटम सिद्धांत विकिरण हो जाता है ना, ये सब दोस्तों आप पढ़ेंगे। प्रकाश की मतलब प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है दोस्तों, ये सब आप सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सूक्ष्म भौतिकी भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इतना ही दोस्तों, यदि आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इतना आपके लिए बहुत होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक। आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा, मतलब जब भी कहीं पर पढ़िएगा तो आप लोग ये सोचने का प्रयास करिएगा कि हम ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक, या भौतिकी के अंतर्गत, मतलब यांत्रिकी के अंतर्गत, या सूक्ष्म 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 क्या होता है यार, अरे हाँ, यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, या उसमें प्रकाश की उष्मागतिकी के अंतर्गत, या प्रकाशिकी के अंतर्गत, या वैद्युत गतिकी के अंतर्गत, मतलब हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं कहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे जो हमने कणिका का सिद्धांत एक वीडियो बनाया है, हमने जो अभी आपको रिकमेंड किया है कि देखिए उसको, ठीक। तो वो जो है दोस्तों आप प्रयास करिएगा जानने का कि ये किस उपविषय से है, ठीक। तो वैसे ही आप जान जाएंगे जो कणिका का सिद्धांत है, हमने आपको भी बताया था प्रकाशिकी से रिलेटेड है। इसी प्रकार से दोस्तों आप समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये हमने जब पढ़ लिया स्थूल भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी, मध्याकार भौतिकी भी होता है, उसको भी हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि जो उसके 10 परमाणुओं को ले लेते हैं, 10 परमाणु से लेकर के 100 परमाणुओं के बीच के जो परमाणु होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उसमें तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आने वाली दुनिया में हम कुछ फिजिक्स को और अधिक नज़रिए से देखेंगे, इसका नज़रिया कुछ बदलने वाला है, ठीक है दोस्तों आप लोगों ने ये हमने आपको बताया अभी जो फिजिक्स है दोस्तों, इसका जो उन्नति हुई दोस्तों इसमें, हाँ तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इन सभी उपदेशों को तो देख सकते हैं दोस्तों, जो भौतिकी है इसका कार्य क्षेत्र कितना विशाल है ना दोस्तों ना। आप जो इसको भौतिकी यांत्रिकी के और यहाँ पर कर रहे हैं, यांत्रिकी में आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर उसके भी भाग हो जाते हैं ना। इसी प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं जो भौतिकी है इसका जो कार्य क्षेत्र है बहुत विस्तृत है ना, ठीक है दोस्तों। ये जो दोस्तों इसका कार्य क्षेत्र है, कुछ लोगों को यांत्रिकी पढ़ने में अच्छा लगने लगता है, कुछ लोगों को उष्मागतिकी अच्छा लगने लगता है, कुछ लोगों को प्रकाश की, और कुछ लोगों को विद्युत गति की, और कुछ लोगों को तो भैया तरंग सिद्धांत की, ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भौतिकी है दोस्तों सभी प्रकार के लोगों के अंतर्गत एक एक्साइटमेंट जगाती है, एक प्रेरणा देती है कि आओ आप फिजिक्स पढ़िए, ठीक। और दोस्तों आप ये भी कुछ हम आपको बताएंगे कि अभी आपको कुछ और एक्साइट होगा। दोस्तों आप देखते हैं जो भौतिकी है दोस्तों, इसमें आप द्रव्यमान के बारे में, समय के बारे में, दूरी के बारे में ना, और उसके मतलब ये सभी जो चीज़ें होती हैं, भौतिक जो चीज़ें होती हैं, ये सभी आप दोस्तों भौतिकी में ही पढ़ते हैं ना। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी दूरियां हैं, कैसे इनकी दूरी कितनी होती है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, ये सब आप भौतिकी के द्वारा ही पढ़ते हैं। सोचिए आप पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी को कैसे नापा गया ना, ये सब दोस्तों जो है भौतिकी का दोस्तों एक आप कह सकते हैं कि प्रेरणादायक है, या प्रेरित करने वाली है, या एक्साइटमेंट जगाने वाली है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, अच्छी तरह से पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिए। तो दोस्तों बहुत से लोगों को, जैसे दोस्तों आप सोचिए जो पूरा ब्रह्मांड है दोस्तों उसका द्रव्यमान कितना अधिक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना कम है। तो भौतिकी ही जो दोस्तों ऐसी एक विषय है जो इन सभी के द्रव्यमानों को जानने के लायक हम लोगों को बनाती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप दूरी को ही देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन की जो व्यास होती है या त्रिज्या होती है कितनी छोटी होती है ना, और यदि आप पूरे ब्रह्मांड का आकाशगंगा तक की दूरी को यदि आप नापेंगे तो बहुत लंबी दूरी आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यही सब बातें होती हैं जो एक्साइट जगाती हैं, हमें एक्साइटमेंट देती हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं, कुछ लोगों को तो इसका जैसे हमने आपको बताया सूक्ष्मगतिकी अच्छा लगने लगता है, इस प्रकार से दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो भौतिकी है ये 18वीं शताब्दी के बाद इतनी तीव्र गति से क्यों मतलब विस्तृत हो गई, ठीक, क्यों बढ़ती जा रही है।
तो दोस्तों इसके पीछे का 2 कारण है। दोस्तों जो पहले के व्यक्ति मानते थे कि जो भौतिकी होता है इसमें गुणात्मक सोच होना आवश्यक होता है ना। गुणात्मक सोच मतलब दोस्तों आप गुणा गणित कीजिए, ठीक, कि ये क्यों ऐसा क्यों होता है। हमने भी आपको पहले वीडियो में आप पूरा इसी के ऊपर बताया है कि किस प्रकार से क्या होता है ना। आप यदि सोच रहे हैं, ठीक, जब आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। आकाश क्यों हमें सफ़ेद दिखाई दे रहा है या उस तरह से दिखाई दे रहा है या काला दिखाई दे रहा है, ठीक। तो दोस्तों ये सब जो होते हैं गुणात्मक, ये सब जो होते हैं हमारी गुणात्मक सोच के ऊपर आती हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो गुणात्मक प्रभाव होता है, मतलब प्रभाव नहीं, गुणात्मक जो सोच होता है, ये दोस्तों वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। भौतिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप भौतिकी का विकास और तेज़ी से करना चाहते हैं तो इसमें भौतिकी का जो होता है गुणात्मक सोच रखना ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ यदि आप इसका मात्रात्मक, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले वीडियो में सब कुछ बताया है इसके बारे में कि जो भौतिकी होता है ये तभी किसी नियम को मानता है, विज्ञान जो होता है तभी किसी नियम को मानता है जब आप उसका मापित करिए, ठीक, उसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध करिए, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से जो होता है भौतिकी जो होता है इसमें यह ज़रूरी है कि इसका कोई मात्रात्मक भी सोच होना ज़रूरी है, ठीक। मात्रात्मक मतलब उसका मापन कैसे किया जाता है ना। इस प्रकार से दोस्तों जब ऐसी सोचें होने लगी तो जो फिजिक्स है ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो दोस्तों होता है फिजिक्स की जो विकास हुआ बहुत तीव्र गति से इसका विकास हो गया, ठीक। जो फिजिक्स होता है दोस्तों इसमें एक ऐसे नियम के बारे में हमें तलाश करनी चाहिए जो उसका मूल नियम हो। मूल नियम का मतलब दोस्तों आप उस नियम को चाहे जिस पिंड पर लगाइए, ठीक, वो उसी नियम पर आधारित हो, ठीक है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, हम उसका मूल नियम कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों जो मूल नियम होता है ये कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं। जो न्यूटन ने नियम दिया है, गति विषयक नियम दिया है, इसको भी आप मूल नियम कह सकते हैं। जो वैसे भी दोस्तों जो भौतिकी है इसमें आप ज़्यादातर मूल नियमों के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक। जो भौतिकी है इसमें आप मूल नियमों के बारे में ही पढ़ते हैं। मूल नियम दोस्तों इस प्रकार का होता है कि दोस्तों इसमें यदि आप जैसे मूल नियम यदि हमारे ऊपर आप लगा दीजिए कि हम यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहे हैं तो वहाँ पर इतने देर में पहुँचेंगे, तो यदि इसको आप छोटे कण पर भी लगाएंगे तो उसी प्रकार से आप उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। ये नहीं कि जो बड़े कण के लिए कोई दूसरा सूत्र होगा, छोटे कण के लिए कोई दूसरा सूत्र होगा, सूत्र हमारा वही होगा। लेकिन दोस्तों बहुत छोटा जब हो जाता है तो तरंग गतिकी में, ठीक, क्वांटम सिद्धांत को लाना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों उतना छोटी नहीं, तो इसको आप मूल नियम समझ सकते हैं क्योंकि बहुत विस्तृत क्षेत्र को यह कवर कर रहा है न्यूटन का नियम ना। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं जो भौतिकी होता है ये मूल नियम को बनाना उचित समझती है। और दोस्तों ये मूल नियम बनता कैसे है? मूल नियम दोस्तों वास्तव में इसी प्रकार से बनता है कि जो पहले है आप लोगों को हमारे अंदर गुणात्मक सोच होना चाहिए और जो मात्रात्मक सोच हमारे अंदर इस प्रकार से आती है कि हम प्रयोगों द्वारा उसको सत्यापित करते हैं। तो जो दोस्तों गुणात्मक सोच होता है उसको आप केवल उसमें कुछ कमियां भी तो त्रुटियां भी हो सकती हैं ना, और जो मात्रात्मक होगा तो वो पूरा उसके गणितीय रूप से उसको सत्यापित कर देगा ना कि किस प्रकार से ऐसा क्यों होता है, हाँ यही सही है। कुछ कमियां रहेगा तो उसको गुणात्मक सोच में जो कुछ कमियां रहेंगी उसको मात्रात्मक सोच द्वारा आप मात्रात्मक विधि द्वारा कुछ उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं ना। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हुआ भौतिकी में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर आपको हमें बता दें जो हमने अभी आपको बताया था, हम आपको बताएंगे सन्निकटन। तो दोस्तों जो सन्निकटन होता है इसका भी भौतिकी में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा कार्य है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो सन्निकटन होता है, सन्निकटन मतलब कोई भी कार्य यदि आप करिए, जैसे कोई बड़ा विशाल कार्य होता है, तो दोस्तों इसी प्रकार से जो भौतिकी है, जो विशाल कार्य होता है दोस्तों, बहुत बड़ा कार्य होता है, उसको हमें करने में कुछ परेशानियाँ होती हैं ना, सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो भौतिकी होता है उसमें जो पहले हम मूल नियमों को इतनी आसानी से नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों जो सन्निकटन होता है ये एक प्रकार का ऐसे हमें उपकरण देता है कि आप उसके मूल नियमों को जानने में कुछ ज़्यादातर मतलब सफल हो जाए, ठीक है दोस्तों। जो सन्निकटन होता है दोस्तों, अब जानते हैं कि सन्निकटन होता क्या है। सन्निकटन मतलब दोस्तों जिस प्रकार से हम बड़े बड़े आकार की बड़े बड़े परेशानियों को छोटे छोटे मतलब उसकी छोटी छोटी परेशानियों को हल करते हुए पूरा हल करते हैं ना, ठीक है दोस्तों। तो हमें वो हल करने में अच्छा भी लगता है, ठीक, परेशानियां भी उतनी नहीं होती। उस प्रकार से दोस्तों जो सन्निकटन होता है, हमें कोई भी नियम को यदि प्रतिपादित करना है तो पहले हम छोटे छोटे उसके अवयव के बारे में जानने के प्रयास करते हैं
किस प्रकार से जब इसके अवयवों का ये गुण है तो पूरे पदार्थ का भी गुण इस प्रकार से होना चाहिए। यही दोस्तों होता है सन्निकटन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सन्निकटन भी अवश्य ही पता चल गया होगा। ठीक, आपको दोस्तों हम ये बता दें कि मूल नियम की खोज कैसे होती है। हम एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहते हैं कि दोस्तों यदि आप आप शायद अब जान गए होंगे, जैसे कि दोस्तों यदि आप किसी पत्थर को या पंख को एक साथ अगर हम कह दें कि वायु में छोड़े हैं तो दोनों में से कौन पहले नीचे पहुंचेगा, तो आप एब्सोल्युटली आप बताएंगे जो पत्थर है, पत्थर पहले धरती पर पहुंचेगा। यदि हम आपसे पूछेंगे क्यों पहुंचेगा ना, तो आप बताएंगे जो पत्थर है इसका द्रव्यमान अधिक है और जो पंख है इसका द्रव्यमान कम है। जो इसका द्रव्यमान है ज़्यादा है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है ना, ये आप बताएंगे ना। और जो पंख होता है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल या प्रोपोर्शनल नियम होता है, ठीक, या F बराबर G(m)(1) R m1 m2 R स्क्वायर होता है। ये जो लगता है द्रव्यमान के अनुसार लगता है। तो दोस्तों ये जो होता है एक प्रकार का आप कह सकते हैं, तो पहले तो सभी लोग यही मानते थे ना, लेकिन दोस्तों जब सन्निकटन आया या मात्रात्मक विधि जो आई दोस्तों, जब देखा गया कि इसको जब वैक्यूम में डालकर गिराया गया, जैसे कोई वैक्यूम नली, उसमें जब पंख को और पत्थर को एक साथ गिराया गया तो दोनों जो होती हैं लगभग एक समान रूप से जो पहुंची हैं स्थान पे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों देखा गया। तो दोस्तों उस आधार पर जो नियम बनाया गया उस नियम को हम क्या कहेंगे, मूल नियम कहेंगे, क्योंकि दोस्तों वो सभी प्रकार के पिंडों के लिए एक समान होगा। उसमें ये नहीं जरूरी है कि जो द्रव्यमान है उसका ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, दोनों साथ में पहुँच रहे हैं। मतलब जो उसकी जो पृथ्वी के तल पर आने की जो गति है, वो जो वायु में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था, या हम कह सकते हैं जो घर्षण बल लग रहा था, या जो अवरोधक बल लग रहा था, ठीक, उसके कारण जो हमारा वस्तु थे दोनों अलग अलग पंख और पत्थर थे, दोनों को नीचे पहुंचने में अधिक अलग अलग समय लगता था। ठीक, लेकिन दोस्तों जब आप वैक्यूम में उसको गिराएंगे तो वो दोनों एक साथ ही गिरते हैं। इसके भी पीछे दोस्तों बहुत बड़ा इतिहास है जिसको आप जानना चाहिए, उसको भी दोस्तों हम जल्द ही बनाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप इतना ही जान जाएं तो इतना बहुत है। ठीक है दोस्तों आपने ये जान गए कि किस तरह से जो सन्निकटन होता है क्या होता है, किस प्रकार से जो भौतिकी का विकास हुआ 18वीं शताब्दी के बाद से बहुत तीव्र गति से हुआ ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप यदि हमारे सभी नोटिफिकेशन या वीडियो की नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो बगल की घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे हम किसी भी प्रकार की वीडियो को अपलोड करें तो आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है दोस्तों इसके बाद वाली वीडियो में हम आप क्या जानेंगे इसको भी हम आपको बता दें। तो दोस्तों इसकी बाद वाली वीडियो में हम जानेंगे कि भौतिकी क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है और समाज क्या है, मतलब फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो दोस्तों मिस मत करिएगा। इस चैप्टर का जो सभी टॉपिक हैं या सभी जितने वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ सभी को आप ज़रूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों यह वीडियो हमारी यहीं तक। धन्यवाद।